पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं। लेट्स क्विकली रिकैप एंड मूव ऑन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह होता है जो स्पष्ट और पूर्ण भाव व्यक्त कर सके। किसी भी सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो वह सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी बताया जा रहा हो वो प्रेडिकेट पार्ट होता है सेंटेंस का। और प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का शेष बचा हुआ सारा हिस्सा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट पार्ट में अगर केवल एक ही शब्द हो तो वह शब्द या तो नाउन, प्रोनाउन, जेरंड या इन्फिनेटिव में से कोई भी एक हो सकता है। कभी कभी सेंटेंस में इट और देयर का भी प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट में किया जाता है, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। इनका प्रयोग केवल इंट्रोडक्टरी होता है, इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है और इसीलिए इनको डमी सब्जेक्ट्स यानी अर्थहीन कर्ता भी कहा जाता है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट पार्ट होता है उसमें कभी कभी एक से अधिक शब्द भी देखने को मिलते हैं। और वो क्यों यूज किए जाते हैं? जो सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड होता है नाउन, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी कोई विशेषता बताने के लिए उनको यूज किया जाता है। और यही सारे वर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और अगर इस पिक्चर के बारे में कोई सेंटेंस लिखने या बोलने को कहा जाए तो हम कह सकते हैं ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट में केवल एक शब्द है और वो है प्रोनाउन ही मीन्स वह। इसी को अगर और डिस्क्राइब किया जाए तो हम कह सकते हैं अ मैन इज वॉकिंग, कोई एक आदमी टहल रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में दो वर्ड्स हैं। इसके आगे अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग, कोई एक बूढ़ा आदमी टहल रहा है। या उससे ज्यादा डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक इज वॉकिंग, कोई एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के साथ टहल रहा है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में 3 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। तो इसी तरह अगर हमें सब्जेक्ट में किसी नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए हम एक से ज्यादा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं और यही वर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट्स बन जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको किस क्रम में रखा जाता है। अगर सब्जेक्ट में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो सब्जेक्ट के हेड वर्ड यानी नाउन को मिला करके सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड और नाउन एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। नाउन जो होता है वो किसी सब्जेक्ट का हेड वर्ड यानी सब्जेक्ट का मेन पार्ट होता है। क्वालिफायर क्या होता है? वे वर्ड्स जो नाउन के ठीक पहले प्रयोग हों और उसकी ओर विशेष संकेत करें या उसकी कोई विशेषता बताएं। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में 2 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक एडजेक्टिव जो होता है उसको नाउन के ठीक पहले रख करके उसे क्वालिफायर बोला जाता है। और उसके अलावा जो एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं उनको उससे भी पहले रखा जाता है और उनको डिटरमिनर बोलते हैं। डिटरमिनर्स कोई आर्टिकल हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे ए, एन, द ये आर्टिकल्स हैं, माई, योर, हिज, हर ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ईच एंड एवरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, मैनी, ऑल एंड फ्यू ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हैं। इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के भी पहले यूज किया जाता है और जो मेन एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसको हेड वर्ड के ठीक पहले यूज किया जाता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मीन्स वाक्यांश। A phrase is a group of words that are used together but doesn't contain a full verb. शब्दों का एक समूह होता है फ्रेज, लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होती, इसलिए हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। तो इस तरह का अगर कोई फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या उसकी विशेषता बताए तो उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। और सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में अगर हमें उसे यूज करना है तो नाउन के ठीक बाद में हम एडजेक्टिवल फ्रेज को यूज करते हैं जाता है। तो
अभी जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे उनमें से उन एग्जाम्पल्स को फिर से देखते हैं जिनमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है अ मैन इज वॉकिंग। दूसरा एग्जाम्पल था एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग। और तीसरा सेंटेंस जो हमने बनाया था वो था एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक इज वॉकिंग। इन तीनों सेंटेंसेस में एक से ज्यादा वर्ड्स का प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट में किया गया है। पहले सेंटेंस में 2 वर्ड्स हैं, दूसरे में 3 वर्ड्स हैं और तीसरे सेंटेंस में 3 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, हमारा हेड वर्ड। हेड वर्ड नाउन होता है और इन तीनों सेंटेंसेस में हेड वर्ड है मैन। इसके बाद अब पहले सेंटेंस में जो दिया हुआ है अ मैन, तो अ जो है वो एक आर्टिकल है और वो नाउन के ठीक पहले प्रयोग किया गया है और उसकी तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए हम उसे क्वालिफायर बोलेंगे। लेकिन यही ए और एन अगर डिटरमिनर वाले जगह पर प्रयोग किए जाएं, यानी अगर एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग सेंटेंस में किया गया हो, तो वो जो एडजेक्टिव है वो नाउन के ठीक पहले लिखा जाएगा और उसको क्वालिफायर बोला जाएगा, और जो दूसरे एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम करेंगे सेंटेंस में वो डिटरमिनर बन जाएंगे। जैसे अगले सेंटेंस में हुआ है एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग। तो यहाँ पर ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसको हमने नाउन के ठीक पहले प्रयोग किया है और क्योंकि ओल्ड के पहले हम ए नहीं लगाते एन लगाते हैं, तो एन जो आर्टिकल है वो डिटरमिनर बन गया। इसी तरह से लास्ट जो एग्जाम्पल है एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक इज वॉकिंग, इसमें एन ओल्ड मैन के अलावा एक फ्रेज का यूज किया गया है विद अ स्टिक, और ये क्योंकि मैन को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए हम इसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे और इसको नाउन के ठीक बाद में प्रयोग किया जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए कि यदि सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से होगी तो वह शब्द सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होगा और इसको क्वालिफायर कहा जाएगा। यदि सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए 2 शब्द उससे पहले प्रयोग किए जाएं, तो पहले शब्द को डिटरमिनर कहते हैं और दूसरे शब्द को क्वालिफायर, और इस स्थिति में क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और यदि सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करनी हो तो एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ड यानी नाउन के बाद किया जाता है। हो सकता है कि अभी आपको पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से और बार बार समझने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, उनको आप वीडियो पॉज करके देखकर समझने की कोशिश कीजिए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने सेंटेंस के पार्ट्स को सही क्रम में रख करके सेंटेंस बनाना सीख लिया तो आगे चलकर आपको ट्रांसलेशन करने में या इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।